नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन को पहचानिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन को पहचानिए। अम्ल वर्षा से मृदा का पीएच मान बढ़ जाता है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। भारत की दामोदर नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। पॉलीमर से निर्मित होने के कारण पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अम्ल वर्षा से मृदा का पीएच मान बढ़ जाता है, तो क्या ये बात सही है? नहीं दोस्तों, अम्ल वर्षा से मृदा का पीएच मान बढ़ नहीं जाता बल्कि घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो विकल्प ए जो है क्या है? असत्य है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। हाँ, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत के दामोदर नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, कि भारत के दामोदर नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। पॉलीमर से निर्मित होने के कारण पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो इसका उचित आंसर जो है विकल्प ए है, जो कि असत्य है। यानी अम्ल वर्षा से मृदा का पीएच मान बढ़ता नहीं दोस्तों बल्कि घट जाता है, जिससे मृदा क्या होती है? अम्लीय हो जाती है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। एस्बेस्टस धूल से क्या होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं। शीशा से मस्तिष्क प्रभावित होता है। पारा से आंख प्रभावित होता है? नहीं दोस्तों, पारा से आंख नहीं प्रभावित होता, बल्कि क्या प्रभावित होता है? उदर प्रभावित होता है। उदर यानी पेट प्रभावित होता है। तो विकल्प सी इसका उचित आंसर है। विकल्प सी उचित आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्तवाहिकाएँ प्रभावित होती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एस्बेस्टस धूल से फेफड़े प्रभावित होते हैं, शीशा से मस्तिष्क प्रभावित होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्तवाहिकाएँ प्रभावित होती हैं। पारा से आंख नहीं बल्कि क्या होता है? उदर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य को पहचानना है दोस्तों। ब्लैक फूड पेयजल में आर्सेनिक की कमी के कारण होता है। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव से हुआ था। इंसिनरेटर्स का प्रयोग कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। लाइकेंस ध्वनि प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक हैं। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचाना। क्या करना है? सत्य कथन को पहचाना। ब्लैक फूड पेयजल में आर्सेनिक की कमी के कारण होता है। आर्सेनिक की वृद्धि के कारण दोस्तों जो है ब्लैक फूड होता है। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव से हुआ था। नहीं दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल मोनोऑक्साइड नहीं बल्कि मिथाइल साइन यानी MIC के कारण हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हुआ था। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। इंसिनरेटर का प्रयोग कूड़े कचरे को जलाने में किया जाता है। हाँ दोस्तों, ये इंसिनरेटर का प्रयोग जो है कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो विकल्प सी इसका उचित आंसर है। लाइकेंस ध्वनि प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? नहीं दोस्तों, लाइकेंस ध्वनि प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक नहीं होते हैं, बल्कि किसके होते हैं? वायु प्रदूषण के। किसके? वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति के बारे में विचार कीजिए और असत्य को पहचानिए। भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति के बारे में विचार कीजिए और असत्य को पहचानिए। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। बोकारो झारखंड में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। और विशाखापट्टनम कर्नाटक में। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में किसके सहयोग से बना? ब्रिटेन की सहायता से। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। स्टील इस्पात कारखाना दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो इंग्लैंड के ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। भिलाई छत्तीसगढ़ में
ये सोवियत संघ के द्वारा जो है, और बोकारो की भी स्थापना की गई थी। विशाखापत्तनम ये कर्नाटक में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में। तो विकल्प डी उचित आंसर है। विकल्प डी इसका उचित आंसर है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना फ्रांस की सहायता से की गई? निम्न में से किस एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना फ्रांस की सहायता से की गई है? बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को। ध्यान रखना दोस्तों, निम्न में से किस एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना फ्रांस की सहायता से की गई है? तो बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को। बाल्को की स्थापना दोस्तों जो है किसके सहयोग से किया गया? सोवियत संघ की स्थापना से, सोवियत संघ की सहायता से बाल्को की स्थापना की गई है। और इसके प्रमुख केंद्र क्या है? कोरबा छत्तीसगढ़ में है और रत्नगिरी महाराष्ट्र में। ये बात ध्यान रखिए, कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़ में है और रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में है। इसके प्रमुख मतलब केंद्र हैं। बाल्को की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई। नाल्को की स्थापना दोस्तों जो फ्रांस के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से किया गया? फ्रांस के सहयोग से किया गया। और इसके मुख्य प्रमुख केंद्र हैं दामनजोड़ी, अंगुल। ये दोनों ही उड़ीसा में। कहाँ पे हैं? दोनों ही दामनजोड़ी, दामनजोड़ी और अंगुल, ये दोनों ही कहाँ पे हैं? उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। ये फ्रांस की सहायता से इनकी स्थापना की गई। हिंडाल्को की स्थापना दोस्तों जो है, हिंडाल्को की स्थापना किसके सहयोग से की गई? ध्यान रखिए, हिंडाल्को की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के सहयोग से किया गया। और ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट मिर्ज़ापुर में। रेणुकूट मिर्ज़ापुर यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंडाल्को की स्थापना दोस्तों जो है किसके द्वारा की गई? कनाडा के सहयोग से किया गया है। और इसके मुख्य केंद्र हैं कहाँ पे? JK नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड में है, अलवई केरल में। JK नगर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, मुरी झारखंड में है, और अलवई दोस्तों जो है इसका केंद्र केरल में है। तो ये बातें आप लोगों को पूरी तरह से ध्यान में बैठा लीजिए। बाल्को सोवियत रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई। नाल्को फ्रांस की सहायता से इसकी स्थापना की गई। तो फ्रांस की सहायता से किस एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की? तो नाल्को की स्थापना की गई। हिंडाल्को USA अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और इंडाल्को जो है किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये बातें आप लोग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ध्यान रखिए, 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? चेन्नई में, बेंगलुरु में, कोयम्बटूर में, कोलकाता में। तो दोस्तों ध्यान रखिए, 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना जो है चेन्नई, कहाँ पे स्थापित किया गया? चेन्नई में स्थापित किया गया था। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह स्थित है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को पहचानिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को पहचानिए। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे कम गहरा बंदरगाह है। एन्नौर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। कोलकाता हल्दिया एक नदी पत्तन बंदरगाह है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें हम लोग को असत्य पहचानना है। तो चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये बात बिल्कुल सही है कि चेन्नई बंदरगाह जो है कृत्रिम भी है और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो पहला कौन सा है? पहला बम्बई सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे कम गहरा बंदरगाह है? नहीं दोस्तों, विशाखापत्तनम सबसे कम गहरा बंदरगाह नहीं है, बल्कि क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। तो विकल्प बी इसका उचित आंसर है, यानी असत्य। विशाखापत्तनम सबसे
कम गहरा बंदरगाह नहीं बल्कि सबसे गहरा बंदरगाह है। एन्नौर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह, ये बात बिल्कुल सही है। कोलकाता हल्दिया एक नदी पत्तन बंदरगाह है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी A, C, D ये सही है। और विशाखापत्तनम जो है सबसे कम गहरा बंदरगाह है, ये सुललित नहीं है, असत्य है। कहाँ मतलब विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है, न कि सबसे कम गहरा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। निम्न में से असत्य कथन को का पहचान कीजिए। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है, क्या ये बात सही है? नहीं दोस्तों, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान वाराणसी में नहीं बल्कि कहाँ पे स्थित है? झांसी में स्थित है। झांसी में स्थित है। तो वाराणसी में क्या स्थित है? वाराणसी में दोस्तों सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कौन सा? साग भाजी या सब्जी साग भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य को पहचानिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य को पहचानिए। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद कठोर परिषद में मिलता है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति केके के शासक थे। अस्तोमा सदगमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल में लंबे समय तक विवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद कठोर परिषद में मिलता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति केके के शासक थे, ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति केके के शासक थे। अस्तोमा सदगमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। वैदिक काल में लंबे समय तक विवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता है, क्या बात सही है? नहीं दोस्तों, लंबे समय तक विवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु नहीं कहा जाता बल्कि किसे कहा जाता था? वैदिक काल में सबसे लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था, ये बात। तो विकल्प डी इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को पहचानिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य सॉरी दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचान कीजिए। सत्य कथन का पहचान कीजिए। त्रिरत्नों के अनुसरण से कर्मों का जीव की ओर आकर्षण रुक जाता है, जिसे जैन धर्म में संवर कहा जाता है। संवर के बाद जीव में विद्यमान कर्म समाप्त होने लगते हैं, उसे जैन धर्म में निर्जरा कहा गया है। देखिए विकल्प क्या है? केवल एक सही है, केवल दो, एक और दोनों, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो दोस्तों, त्रिरत्नों के अनुसरण से कर्मों का जीव की ओर आकर्षण रुक जाता है, जिसे जैन धर्म में संवर कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। संवर के बाद जीव में विद्यमान कर्म समाप्त होने लगते हैं, उसे जैन धर्म में निर्जरा कहा जाता है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, एक और दो दोनों विकल्प सत्य हैं, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्तकालीन किस शासक की उपाधि सक्रादित्य थी? गुप्तकालीन किस शासक की उपाधि सक्रादित्य थी? सक्रादित्य थी। चंद्रगुप्त प्रथम की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, समुद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की। तो दोस्तों ध्यान रखिए, गुप्तकालीन किस शासक की उपाधि सक्रादित्य थी? तो स्कंदगुप्त की उपाधि सक्रादित्य थी। चंद्रगुप्त जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज की उपाधि। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था, विक्रमादित्य का। और समुद्रगुप्त जो है प्रक्रमांक की उपाधि धारण किया था। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। विकल्प डी जो है उचित आंसर है। स्कंदगुप्त जो है सक्रादित्य की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है और असुमेलित को पहचानिए। क्षेत्र खेती करने योग्य भूमि,
वास्तु निवास करने योग्य भूमि, खील जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी, अपराध पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्षेत्र खेती करने योग्य भूमि थी, ये बिल्कुल सही है। वास्तु निवास करने योग्य भूमि को कहा जाता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। खील जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे खील कहा जाता था। अपराध पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि, दोस्तों अपराध पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि नहीं है, ये बात क्या है, असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जल, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, भोजन। तो पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार क्या होता है दोस्तों, जल होता है। विकल्प ए उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जो कि गैर नवीकरणीय है, विद्युत जनित हैं, ऊष्मा जनित हैं। तो दोस्तों गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है वे स्रोत हैं जो कि गैर नवीकरणीय है, तो विकल्प ए इसका उचित आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखों में एक जहाजी बेड़े का एडमिरल था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सिकंदर के समय यूनानी लेखों में एक जहाजी बेड़े का एडमिरल था, वो कौन था, अरिस्टोबुलस, ओनो सिक्रेटस, नियार्कस, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखों में जहाजी बेड़े का एडमिरल कौन था, नियार्कस था। जहाजी बेड़े का एडमिरल कौन था, नियार्कस था। अरिस्टोबुलस जो क्या था, कहा था उस समय के इतिहास के बारे में लिखा। आनो सिक्रेटस जो था दोस्तों, ये ध्यान रखिए, ये क्या था, जहाज चालक था, जहाज चालक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई थी, तेंदुलकर समिति, संथानम समिति, एडी गोरावाला समिति। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो एडी गोरावाला समिति के संस्तुति पर की गई थी। तो आप लोग को ये बात सारी समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें, तो अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना पड़े। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।